हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज एक स्मॉल कैप कंपनी की, जिसमें पिछले कुछ सत्रों से बहुत ही बेहतरीन रुझान देखने को मिल रहा है और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि ये जो भी एनालिसिस है वो मेरी अपनी एनालिसिस है और ये मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। ये कोई बाई या सेल कॉल नहीं है। किसी भी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करें या अपने सलाहकार से परामर्श जरूर लें, उसके बाद ही किसी ट्रेड में प्रवेश करें। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में क्या रुझान नजर आ रहा है। इसको हम टेक्निकल चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इसमें क्या पैटर्न नजर आता है। इसके अलावा इसके कुछ फंडामेंटल क्विक एनालिसिस भी करेंगे ताकि हमें इसमें ट्रेड लेने से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो दोस्तों, इसके फंडामेंटल एनालिसिस से पहले हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली इसमें जंप करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। सो फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों हम बहुत ही क्विक करेंगे और एक हाई लेवल करेंगे, उसके बाद हम डीप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इस इस पर्टिकुलर वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं दोस्तों कि जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जो इसका करंट रेट चल रहा है दोस्तों, वो करीब करीब 100 के आसपास चल रहा है और आखिरी सत्र में इसमें 0.40% की तेजी देखने को मिली है। अगर बात करें इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है हमें सस्ता नजर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एंट्री पॉइंट की दोस्तों, तो गुड टाइम टू कंसिडर एज द स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन। बट जो दिक्कत की बात नजर आती है वो ये नजर आती है दोस्तों कि इसमें एक रेड फ्लैग फाउंड नजर आ रहा है, जिसके हिसाब से इनका कहना है कि इसमें डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी नजर आती है, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो उतना अच्छा नजर नहीं आता दोस्तों। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों वीडियो के आगे, लेकिन पहले इसके कुछ और पहलुओं पर नजर डालते हैं और उसके बाद फिर वापस इस पे आएंगे। ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे आखिर में। तो दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो टोटल मार्केट कैप है वो 537 करोड़ का है, 537 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, और ये एक होम फाइनेंसिंग कंपनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके रिस्क की, तो 1.8x की वोलेटिलिटी, मतलब 1.9x की वोलेटिलिटी है। तो कह सकते हैं आप, जो आपका निफ्टी है उससे ये डबल वोलेटिलिटी पे ट्रेड करता है। इसके पी की बात करें दोस्तों, तो 11.78 का पी हमें नजर आता है। बात करें इसके फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो 100% एनालिस्ट इसमें बाई का रिकमेंडेशन दे रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इसके पीयर कंपनीज की दोस्तों, पीयर कंपनी को अगर देखें तो एच डी एफ सी लिमिटेड का जो पी है वो 1453 का नजर आता है। एल आई सी का पी 5.81 का नजर आता है। आवास फाइनेंसियर्स का 45 का, और इंडिया हाउसिंग का 3.92 का, और कैनफिन होम का 13.13 का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं पीई के हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, तो ये काफी सस्ता तो नहीं है, बट हाँ, ओके बोल सकते हैं हम इसको। ना ये सस्ता है, ना ये महंगा है। अगर हम बात करें इसके दोस्तों होल्डिंग्स की, तो होल्डिंग्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो इनके प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो 42.04 का है। इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.22% की है। डोमेस्टिक मतलब डीआईएस की होल्डिंग 7.20 की है। एफआईआई की होल्डिंग ना के बराबर है दोस्तों, 0.70 की है। और अदर पार्टीज, जो कि हम आप रिटेल इन्वेस्टर या जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पर रजिस्टर्ड नहीं है, उनका अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो 50% का इसमें होल्डिंग नजर आता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इसमें जो देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स और अदर पार्टीज की होल्डिंग ही मेजोरिटी में नजर आती है। अगर हम बात करें डीआईएस की दोस्तों, तो डीआईएस ने इसमें जून के महीने में हल्का सा परसेंटेज बढ़ाया है, ज्यादा कोई नजर इसमें तेजी देखने को नहीं मिला। अगर बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस ने ड्रास्टिकली इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है, पूरी तरह से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है। और अगर आप यहाँ देखें तो 0.70 पे आ चुका है। अगर हम बात करें दोस्तों म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की, तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स ने भी इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखा है, कोई भी चेंज नहीं किया है दोस्तों। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो भी कांस्टेंट रही है। तो होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैं न्यूट्रल बोलूंगा इसको, कि इसको देख के हमें कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता दोस्तों। अगर हम बात करें इसके न्यूज की, तो न्यूज में दोस्तों मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा,
जहाँ पे सीएनबीसी आवाज के मिस्टर पांड्या, जो कि एक दिग्गज ब्रोकर हैं और काफी अच्छा एनालिसिस करते हैं मेरे हिसाब से, दोस्तों आपकी राय कुछ और भी हो सकती है, तो उनका एक छोटा सा वीडियो देख के आपको इसके बारे में थोड़ा और बेहतर नॉलेज मिलेगा। और उस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों हम इमीडिएटली जंप कर जाएंगे अपने टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे, और इस चार्ट पे सॉरी ये जो चार्ट है इसके ऊपर हम इसका एनालिसिस करेंगे और फाइनली इस कॉल को इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंगली इस पे क्या रुझान अगर आप है। ये एक और अहम पैमाना है। देखिए जब करीब करीब 5 में, क्योंकि 2020 का, इस साल का प्री कोविड हाई जो आपने देखा है वो 180 रुपए है इस स्टॉक पे। 52 वीक हाई 284 रुपए है, यहां से करीब करीब 3 गुना। लाइफ हाई 623 रुपए है, यहां से करीब करीब 6 गुना। तो जाहिर है कि काफी ऊपर से ये नीचे गिरा है और अब यहां पर एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मैं आपको खरीदारी की राय क्यों दे रहा हूं, इसकी बहुत सारी वजह हैं। देखिए कल भी हमने आपको अरविंद स्मार्ट स्पेस बताया था, कल आपको दूसरे हमारे कप्तानों की ओर से भी हाउसिंग सेक्टर से जुड़े हुए कॉल्स मिल रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले आप श्री सीमेंट के बांगड़ साहब की बातें सुन रहे थे। तो ये जो पूरा का पूरा हाउसिंग सेक्टर है वो तेजी के साथ रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शोभा डेवलपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी कंपनीज के मैनेजमेंट से आपने बातचीत सुनी होगी, वो बता रहे हैं कि काफी तेजी के साथ लोग वापस इंटरेस्ट ले रहे हैं खरीदारी में। और इस समय चूंकि फंड की लिक्विडिटी की जो अवेलेबिलिटी है, जहां भी सरप्लस डिप्लॉयमेंट का मौका मिल रहा है और अच्छे ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं, तो उसके चलते यहां पर आप शानदार मूव देख रहे हैं। तो हमने वर्स्ट केस डिस्काउंट कर लिया। मैं 600 रुपए की बात नहीं भी करूं, लेकिन कम से कम 52 वीक हाई 284 के सामने आप देख लीजिए, वो तो नॉर्मलाइज हो ही जाएगा ना अगले 6, 9, 12 महीने में, मैक्सिमम 2, 3, 4 क्वार्टर में। तो यहां से आपके लिए कमाई के शानदार मौके बनते हैं। खरीदारी की पहली वजह बहुत ही चीप वैल्यूएशन अपने हाइस के सामने। दूसरी वजह, इस सेक्टर में आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे सस्ती हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको दिखाई देगी जीआईसी। तीसरी वजह, आरबीआई ने हाल में जिस तरह से लगातार लिक्विडिटी बढ़ाई है, और आपने पिछले हफ्ते भी देखा 5,000 करोड़ रुपए एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक को फिर दिए गए ताकि वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की फंडिंग कर पाए। इस वजह से जो हुआ था, देखिए जब पिटाई हो रही थी मार्च अप्रैल में, वो जस्टिफाइड थी क्योंकि एनबीएफसीज को पैसे ही नहीं मिल रहे थे। और स्थिति यह हो गई थी कि अगर सरकार 7% पे पैसे ले रही है तो प्राइवेट कंपनीज को 9, 9.5, 10% पे फंडिंग मिल रही थी। इतना ज्यादा गैप आ गया था, इतना प्रीमियम बाजार मांग रहा था, बाजार को लगता था ये कंपनियां बड़े खतरे में हैं। अब आपने सुना होगा गवर्नर साहब को, उन्होंने कहा कि जिस रेट पे सरकार पैसे लेती है उसके आधे % ऊपर अच्छी क्वालिटी की प्राइवेट कंपनीज को पैसे मिल जाते हैं। तो वो लिक्विडिटी की तंगी दूर हो गई, वो जो मार्जिन पे दबाव था वो दूर हो गया। उसके बाद अब आपको जो दूसरी चिंता थी कि मॉरेटोरियम बहुत है और काफी सारे एनपीए हो जाएंगे, आप देखिए सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने एक के बाद एक अपने जो आंकड़े पेश किए हैं। पहली बार काफी लोगों ने डर से मॉरेटोरियम ले लिया कि हमें बहुत कैश की जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे लोग समझते जा रहे हैं होम लोन की ईएमआई अब लोगों ने फिर से भरनी शुरू कर दी है, तो वो चिंता भी निकल गई। तो इसकी वजह से आप एनबीएफसीज में एक बाउंस बैक देख रहे हैं। अब देखिए 2-3 सेक्टर्स पर नजर डालिए जो इसमें एक साथ काम करते हैं। पहला है रियल एस्टेट, जहां हमने बात की कि वहां पर आपको सुधार देखने को मिल रहा है। दूसरा, पीएसयूज की एक री रेटिंग होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से सरकार ने प्राइवेटाइजेशन शुरू किए हैं, जिस तरह से सरकार रिफॉर्म्स कर रही है, तो वो भी इनके लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरा है एनबीएफसीज। तो ये 2-3 सेक्टर जिनको ये एक साथ कवर करते हैं, उन सभी में आपको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो अगर आप टैक्टिकल ट्रेडर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, तो भी आपके लिए शानदार मौका है, और निवेशकों के लिए तो बेहतरीन मौका है ही। इसके लिए जो अच्छी बात है, जीआईसी री इनकी प्रोमोटर कंपनी है, दूसरी पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज ने यहां पर हिस्सा लगा रखा है, तो उनका पूरा सपोर्ट इनको हर हाल में मिलता रहता है। एक और अहम वजह, इनके जो 72% बोरोवर हैं वो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं। इनमें बड़ी तादाद सरकारी कर्मचारियों की होती है। 75 से 80% ये अफोर्डेबल सेक्टर में है, जिनमें सबसे जल्दी आपको रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो उस लिहाज से दिक्कतें यहां पर काफी कम होती हुई आपको नजर आएंगी। आखिर में एक बार फिर से वैल्यूएशन पर नजर डालता हूं, और गौरव बिस्सा जी तब तक नजर डालेंगे, इसके चार्ट पे उनकी राय लेंगे। देखिए बुक वैल्यू है 227 रुपए, और इसके जो एनपीएस हैं वो केवल 0.3% है। जब बुक वैल्यू आपके सामने दिख रही है और वो बुक वैल्यू तेजी के साथ बढ़ी है, तो फिर आपको इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों देना चाहिए? आप दे सकते हैं। अगर इस कंपनी के 10% एनपीए होते तो मैं कहता ये डिस्काउंट जस्टिफाइड है,
लेकिन जिस कंपनी के सिर्फ 3% एनपीए है उसके लिए ये डिस्काउंट बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। तो 225 की बुक वैल्यू तक तो कम से कम इसको जाना चाहिए। 5.5% का डिविडेंड यील्ड है, वो आपको और कहां मिलेगा। 5 गुना हुआ है पिछले 10 साल में इसका कारोबार और 5 गुना हुई है बुक वैल्यू। तो आप ये समझिए कि अगर बुक वैल्यू इसी रफ्तार से बढ़ती रहती है ना, तो हर साल ये स्टॉक और आपको सस्ता 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 दिखने लगता है, क्योंकि ये बहुत तेज रफ्तार है। 10 साल में 5 गुना। आप हिसाब लगाइए कि किस रफ्तार से ये अपनी बुक वैल्यू को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, किस रफ्तार से इन्होंने अपनी नेटवर्थ को बूस्ट किया है। तो ये स्टॉक हमारा पसंदीदा रहा है। आज भी आपको फिर से खरीदारी की राय हम यहां पर दे रहे हैं। 140 के पहले टारगेट, लेकिन दोस्तों ये हुई मिस्टर पांड्या की, जो कि सीएनबीसी आवाज के एक अच्छे जाने माने एनालिस्ट हैं, और इन्होंने अपना फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने व्यक्त किया दोस्तों। तो इस फंडामेंटल एनालिसिस पर ज्यादा कुछ बचता नहीं है जिसपे मैं बात कर या मैं कोई राय दे पाऊं। तो ओवरऑल अब हम टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल चार्ट पे इसमें क्या रुझान बन रहा है। बट उस पर जाने से पहले दोस्तों एक छोटी चीज, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये जो रेड फ्लैग आपको नजर आ रहा है, ये आखिर में क्यों है और इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इसमें जो मुझे समझ में आता है कि शायद ये इस वजह से है कि इसमें जो डेट का जो रेशियो है, अगर आप देखेंगे तो जो डेट है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर आप इसके बैलेंस शीट पे जाए दोस्तों और इसके लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज पे जाए, तो जो कि पहले 7,200 था वो 8,500, 10,000 और फिर 11,000 पे नजर आ रहा है। लेकिन चिंता का विषय ये इतना ज्यादा नहीं है। जो इससे भी ज्यादा चिंता का विषय है वो शायद ये है कि जो इनका इनकम है दोस्तों, वो लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आखिरी 1-2 साल में इसमें काफी जो कमी है वो आई है। तो अगर आप देखें यहाँ पे दोस्तों, तो ये 227 से 274 तक हुआ था 2018 में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वहां से आप 171 और करंट ईयर में 45.59 का नेट इनकम चला गया। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ टैक्स रूल्स के प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ एनबीएफसी की प्रॉब्लम्स होंगी, जिसकी वजह से ये आपको देखने को मिला है। लेकिन शायद इसी वजह से आपको ये स्टॉक इस वैल्यूएशन पे नजर आ रहा है दोस्तों। सो ओवरऑल ये है इसके इसके फंडामेंटल एनालिसिस। अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात करें दोस्तों, तो टेक्निकल एनालिसिस पे इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आता है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों, तो इस पे जाने से पहले दोस्तों मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर में हेड एंड शोल्डर, नॉट एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर बल्कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न तब होता है दोस्तों कि कोई कोई स्टॉक जब ऊपर की तरफ मूव करता होता है, उसके बाद वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो एक शोल्डर बनाता है, और फिर उसी पॉइंट से वो वापस आ रहा है, फिर उसी पॉइंट पे वापस जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, और फिर ये उसी नेक लाइन पे वापस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसने पहले शोल्डर बनाया, फिर हेड बनाया, फिर शोल्डर बनाया, और ऐसा माना जाता है कि थर्ड टाइम जब इसने शोल्डर बनाया, तब यहां से एक ब्रेकआउट की संभावना नजर आती है। और अगर ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, तो फिर इसमें एक बेहतरीन 10-15% की तेजी बहुत ही कम समय में देखने को मिल सकती है। दोस्तों गारंटी किसी चीज की भी नहीं है। ये जो स्टडी है, टेक्निकल स्टडी, ये एक संभावना को दर्शाती है। इसमें गारंटी किसी चीज की भी नहीं। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो दोस्तों ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसको मैं आपको एक बार इन्वेस्टोपीडिया पे भी जाकर दिखाना चाहूंगा। ये एक रिनाउंड वेबसाइट है जो कि टेक्निकल एनालिसिस को का जो नॉलेज है वो शेयर करती है। तो इसमें भी आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो 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 स्टॉक है इसको ऊपर जाता हुआ दिखाया जा रहा है, एग्जाम्पल है जस्ट। फिर ये नीचे आया, जिसने शोल्डर का फॉर्म किया, ऊपर गया, नीचे आया, हेड का फॉर्म किया, ऊपर गया, नीचे आया, शोल्डर का फॉर्म किया, ऊपर गया, और यहाँ पे फिर इसने ब्रेकआउट दिया। और ये जो लाइन दिख रही है दोस्तों, इसको हम नेक लाइन बोलते हैं। तो अगर हम वापस अपने चार्ट पे आ जाए, तो इसका जो नेक लाइन निकल के आता है वो 101 के आसपास आता है। तो अगर 101 के जो जो प्राइस है, जो 100 का प्राइस है इनफैक्ट, उसको अगर ये ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो आने वाले सत्रों में इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी फंडामेंटल के हिसाब से आपके सामने मिस्टर पांड्या ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके फंडामेंटल एनालिसिस को प्रेजेंट कर दिया है दोस्तों। तो ओवरऑल जो मेरा रुझान नजर आता है दोस्तों, इसमें दो स्ट्रैटेजी निकल के आती है। एक स्ट्रैटेजी इसमें ये निकल के आती है दोस्तों कि इसका अगर ब्रेकआउट हो तो आप इसमें इंटर करें, और हो सकता है आपको एक अच्छा जो जो प्रॉफिट है वो नजर आता हुआ आए। और 101 से थोड़ा नीचे मान लीजिए 100 के पास या 99 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसमें जो दूसरी स्ट्रैटेजी जो कि सेफ स्ट्रैटेजी है, जो कि लेस एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए है, कि अगर आप इसको देखें तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रहा है, अपसाइड ट्रायंगल पैटर्न का, जो कि यहाँ पे कन्वर्ज होता जा रहा है। तो हो सकता है आपको ये स्टॉक
फिर एक बार यहाँ से हल्का सा रिवर्सल दे और नीचे के साइड में कहीं ना कहीं 94 95 के आसपास मिल जाए आपको, अगर 94 95 के आसपास मिलता है या 93 के आसपास मिलता है, तो आप 88 के स्टॉप लॉस से, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 88 के स्टॉप लॉस से 92 93 या 94 के प्राइस पे आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और अगर इसमें फिर से ऊपर जाने के बाद कभी ना कभी इसमें ब्रेकआउट जरूर आना है, और अगर आता है तो आपको एक बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों, मैं ये जरूर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो करंट सिचुएशन है और जहां निफ्टी 11,400 के आसपास नजर आ रही है, तो हो सकता है मार्केट एक बार नीचे का रुख ले। ऐसे में ये जो स्टॉक है वो भी नीचे का रुख ले, तो ऐसे में आपका जो 88 का स्टॉप लॉस है वही आपका लाइफ सेविंग होगा दोस्तों, वही आपकी लक्ष्मण रेखा होगी। उसके बाद इस स्टॉक से, इस पर्टिकुलर शेयर से तुरंत बाहर निकल जाना है। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए दोस्तों, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस हैं आपको देखने को मिल सके। उसके बाद जो डिसीजन है वो आपके ऊपर है, मैं अपना डिसीजन खुद लेता हूं, आपको भी अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे भी मेरे साथ प्लीज इसी तरह बने रहिए।